जी। हेलो एवरीवन। राधे राधे मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए फिर आप लोगों में डाउट्स। न्यू ईयर पे प्लान किया है तुम लोगों का? न जा रहे हो कहीं पे? मैम स्कूल कहाँ का जाएंगे मैम, ठंड बढ़ गई अब तो दिल्ली में है। तो ठंड में तो जाते हैं। मैम ज्यादा हो गई, घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। अरे मैं भी रैली में ही हूँ, इतनी तो नहीं है जितना तुम लोग कह रहे हो। हल्की हल्की तो धूप भी निकल आती है, 2 बजे तक तो आते आते। गुड इवनिंग मैम। तो कोई कहीं नहीं जा रहा, मतलब सब घर पे ही बैठे हो। सुरेंद्र तो जरूर जा रहा होगा भाई। मैम मैं भी नहीं जा रहा, हिमाचल में ही हूँ, और कहाँ जाऊंगा। हिमाचल में खुद ही इतनी जगह है घूमने के लिए, तुम्हें कहाँ जाने की जरूरत है? मेरे आसपास ही बहुत जगह है। वही तो मैं कह रही, तुम्हारे तो पास में इतनी जगह है। हिमाचल में यस कहाँ पे है? अल्मोड़ा बताया था ना कुछ। मैम, कांगड़ा। कांगड़ा। कांगड़ा उसके पास कौन कौन सी जगह है घूमने की? मैम कांगड़ा में बहुत सारी हैं, बैजनाथ हो गया, और नहीं, आस पास कुछ टूरिस्ट प्लेस जो अच्छा था हो। कांगड़ा अलग पड़ जाता है ना। हाँ, हम लोग तो बस उत्तराखंड तक ही घूम के आए हैं, अभी हिमाचल तक तो नहीं गए। मैम हिमाचल में सबसे पहले विजिट करना होगा तो शिमला कर लेना। हाँ, शिमला तो कर रखा है। शिमला तो मैम घूमा कर हुआ लिया? है। हाँ। कर लिया आपने? हाँ, शिमला तो घूमा हुआ है। शिमला तो देख लिया। दिल्ली वाले पर अब तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है ना, एक बार अपने एग्जाम दे लो उसके बाद जाना। एक दिन का कर सकते हो बस, अब जो तुम्हारा 1 तारीख को ऑफ रहेगा स्कूल से भी, कोचिंग से भी, उस दिन देख लेना कहाँ जाना है तुम लोगों को। मैम मैं तो उस दिन स्कूल भी नहीं जाऊंगा। हाँ, उस दिन तो स्कूल की छुट्टी रहती है। मैम हमारे नहीं होती। 1 तारीख को भी बुलाएंगे? यस मैम। मैम मैं नहीं जाऊंगा पर। दिल्ली में तो ऑफ होगा सबका। यस मैम। फिर दिल्ली वाले क्या करेंगे? मैम 10 तारीख तक बुलाएंगे। क्या करेंगे? मैम क्या फायदा मैम, वो एक दिन की छुट्टी देके पूरे विंटर वेकेशन में तो बुला ही रहे हाँ, ना। तुम्हें पूरा मतलब ये जाना पड़ेगा 20 जनवरी तक। अरे हाँ यस मैम। विंटर ब्रेक्स नहीं पड़े, दिसंबर में पड़ गए होंगे। वो तो मैम अलग था ना, पॉल्यूशन की वजह से था। हाँ, चलो ठीक है, अब डाउट डिस्कशन करते हैं। किसी ने भेजा था पर उसने ज्वाइन ही नहीं किया है। डाउट्स भेजे थे मैडम, ये डिस्कस करा देना। अटेंड ही नहीं करी क्लास। एक्चुअली मैम, मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। बोलो। मैम ये जो मतलब दो दो तीन चैप्टर है मैम, मेरे को जो मतलब है ऐसे बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। कौन से चैप्टर्स? मैम एक थर्मोडायनेमिक्स है, एक एसएचएम है, एंड एक वेव्स है। बस ये तीन ही है। भाई थर्मो तो कर लो। मैम एक कोई मतलब कॉन्सेप्ट बता देते आप, जो मतलब या टॉपिक बता देते मतलब, जो इसमें थर्मो में तो बस, इम्पोर्टेंट। थर्मो में तो 2 ही टॉपिक हैं, एक इंटरनल एनर्जी है और एक तुम्हारा एक वो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस यही है तुम्हारे थर्मो में, तो बाकी केटीजी में है। केटीजी में कौन कौन से टॉपिक हैं, उसमें स्पेसिफिक हीट वाले हैं, है ना। बस उसमें ये कॉन्सेप्ट है। अगर ज्यादा लग रहा है तो एसएचएम छोड़ देना, ठीक है। ओके वेव्स मैम। तो पढ़ लेना, क्योंकि वेव्स तो फॉर्मूले, उसमें फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं वेव्स में। ठीक है, साउंड हो गया, वेव्स हो गए, बीट्स हो गए, इनमें फॉर्मूले ही है, वो पढ़ लेना। थ्योरी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं उससे, वेव से कई बार, ठीक है। तो वेव पढ़ ले, और एसएचएम वाला छोड़ दो। ठीक है, एसएचएम ओके मैम। वाला छोड़ सकते हो। यस मैम।
हाँ मैम अब क्या, हाँ मैम अगर रिंग पे लाइक चार्ज होगा तो उसके सेंटर पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। अगर रिंग पे चार्ज हो चार्ज है, हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हाँ है, हाँ हाँ। हाँ तो सेंटर पे जीरो होगी। मैम डिस्क होगी तो? नहीं डिस्क पे जीरो नहीं होगी। मैम डिस्क पे भी तो अगर हम इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो छोटी छोटी डिस्क वो ले लेंगे रिंग्स और इंटीग्रेट कर देंगे, एक रिंग का जीरो तो सब नहीं रिंग का नहीं जीरो। नहीं डिस्क का जीरो नहीं बनता। मैम कोई प्रूफ है इसका? लाइक हाँ प्रूफ क्योंकि है। मैं अगर इंटीग्रेशन से मैं करता हूँ तो मैं छोटी छोटी रिंग्स ले लूंगा और हर रिंग का जीरो है तो मैं जीरो मान नहीं लूंगा। हम फॉर्म जो मेन फॉर्मूला आता है वो कराया तो था, जो मेन फॉर्मूला आता है उसमें एक्स की वैल्यू जीरो रख देते हैं तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू बचती है ना, वो मैम रो। वो जो फॉर्मूला है वो मैंने हाँ किसी और चीज में पढ़ रखा था, मतलब मैंने पढ़ा था कि जैसे एक लेटरल कोन है समझ लो, तो हम्म। कोन का जो पॉइंट है ना उस पे चार्ज रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आगे जो डिस्क है नहीं वो कोन की। फॉर्मूला उसका ही है, अगर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी वजह से यही फॉर्मूला आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos मैम थीटा। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, ये बता दो इसकी थोड़ी डेरिवेशन की। क्योंकि मैम अगर लाइक डिस्क में अगर रिंग ले लेंगे हम छोटी छोटी तो हर रिंग का जीरो है तो डिस्क पे तो जीरो ही आएगा, और नॉर्मली भी देखें किसी भी चीज में तो वो क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं जीरो क्यों आएगा? देखो डिस्क, हाँ एक बार मैं सबके मैम डाउट। हाँ हाँ व्योम बोलो। मैम मेरे को भी वो वैसे डिस्कस करना था कि जैसे अब वो खत्म हो गया मैम प्री बोर्ड, अब सिर्फ हम्म। जी के ही टेस्ट रह गए हैं जनवरी में आने हाँ। वाले। हम्म। तो मुझे वैसे क्वेश्चन करना था कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए अब हमें फुल्ली कंसंट्रेट करके जी पे। अब तुम्हारे पास अगर टाइम है 20 दिन का बचा हुआ है तो जेई के लिए अब यही है कि सबसे पहले तो अपने हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं ना, फॉर्मूले आप अपने टिप्सों पे कर लो कि ये फॉर्मूला आया, और फिर ये भी याद रखना ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है ना, ये चीज जरूर याद होनी चाहिए ये फॉर्मूला कब किस चीज के लिए एप्लीकेबल है। फिजिक्स में तो यही कहूंगी कि फॉर्मूले रिवाइज करके जाओ, ठीक है। चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके, फिर केमिस्ट्री, इनमें तो यही करना पड़ेगा। मैथ्स में एक बार हर्षित सर से पूछना कि मैथ्स का क्या करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, जैसे केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस होती हैं, ग्रीनगार्ड रिएक्शंस हो गई, काफी सारी रिएक्शंस हो गई, तो वो रिएक्शंस में पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट बनता है। और उसमें भी ये याद रखना कि हम लोग उसमें केमिस्ट्री में भी होता है कि कौन सा एजेंट यूज किया है, एजेंट से रिएक्शन चेंज हो जाती है, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं ये पता होनी चाहिए, है ना। अब जो है क्वेश्चंस मत लगाने बैठना कि अब 20 दिन में पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, अब ये गलती मत करना। अब बस जो मॉक टेस्ट जो संडे को लगा रहे हो वो ठीक है, उसी मॉक टेस्ट के जो तुम्हारे मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उनके कॉन्सेप्ट देखो कि हमने ये क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, या तो हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है इसका, वो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, या फिर जो क्वेश्चन गलत करा है उसका कॉन्सेप्ट गलत तुम्हें पता है तभी वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसे ढंग से पढ़ लो, ठीक है। यही अब स्ट्रेटेजी है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठना। अगर करो भी तो बस पीवाईक्यूज जो है एक बार 2023-24 के 5-10 सवाल लगा लिए, उतना ही बहुत है। अब तो तुम्हें अपनी रिवीजन करनी चाहिए, या तुमने नोट्स बनाए होंगे, कोई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जब सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें अलग से ही कुछ ना कुछ रूल लग रहा होता है, तो वो एक्सेप्शंस क्वेश्चन होते हैं, उनको हम अपने नोट्स में लिखते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो कुछ क्वेश्चन होते थे, कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते थे, तो उन्हें अपने शॉर्ट अपने नोट्स में लिख लेते थे कि जाते जाते ये जरूर रिवाइज कर लेंगे कि ये कैसे हुआ है, तो जो तुमने ऐसे नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज कर लेना। यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो अब तो, ठीक है। ओके मैम। ज्यादा प्रेशर लेना नहीं, अब 20 दिन है, प्रेशर मत लो। अब बस अपने जो पढ़ा है ना उस नॉलेज का बेस्ट यूज करना है हमें, ठीक है। ये सबके लिए, ये सिर्फ व्योम के लिए नहीं है, ये एवरीबडी सबके लिए है। ज्यादा टेंशन मत लो, अब बस रिवीजन पे फोकस करो। अब बात करते हैं डिस्क की, कि डिस्क की वजह से अगर हम लोग फील्ड निकालते हैं, है ना, तो डिस्क की वजह से हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी भी पॉइंट पे। मैम बस सेंटर का बता दो पहले। हाँ हाँ सेंटर पे ही तो, अगर वो पूरा डेरिवेशन है, अगर वो पूरे डेरिवेशन में इंटीग्रेशन करते हैं ना जीरो से लेके उस रिंग के रेडियस तक आर तक,
एक मिनट, अब तो नहीं मिलेगा मुझे, मैं खुद ही बता देती हूँ। इसमें तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, हमें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, डिस्क में भी जो हम लोग डिस्क में भी हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पी पॉइंट पे, तो हम सबसे पहले क्या कट करते हैं? एक छोटी सी रिंग, है ना, एक रिंग एलिमेंट कट करते हैं। उस रिंग एलिमेंट का रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर, और इस पूरी डिस्क का जो रेडियस मान लेते हैं वो मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, अब इस छोटी सी रिंग की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ से कितनी दूरी पर है वो। अब इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे डी निकालते हैं, जो भी आएगा, फिर इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके कैपिटल आर। ठीक है, कि लास्ट रिंग जो है वो कैपिटल आर पे बनेगी जाके, और जो सबसे स्मॉलेस्ट रिंग रहेगी वो सबसे सेंटर पे रहेगी, जो सबसे स्मॉल रिंग रहेगी। ठीक है, अब उस स्मॉल रिंग की अब बात आई है कि मैडम अगर हम लोग सेंटर पे निकालें तो 0 क्यों नहीं है? देखो, बाय फॉर्मूला जब इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला एंड में निकल के आता है। बस अगर इसी फॉर्मूले से ही मैं निकालूं कि भाई ये जो वैल्यू लेते हैं कॉस थीटा की, ये कितनी आती है? x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। अब x क्या होता है? ये डिस्टेंस जो मैंने यहाँ से लेट किया है सेंटर से लेके p पॉइंट तक। अब ये p पॉइंट x दूरी पे है, सेंटर पे आ जाऊंगी तो x की वैल्यू 0 हो गई। तो बस मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना बचा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बचे, ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया ना, कॉस कंपोनेंट, ये वाला बच जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी बचेगी। इसमें तुम्हें क्या कंफ्यूजन हो रही है? जो रिंग आपने ली एलिमेंटल, हम्म, इस एक रिंग की वजह से सेंटर पे कितना है? रिंग की वजह से तो 0 ही रहता है ना। मैम एक रिंग की वजह से 0 है, कितनी भी रिंग ले लो सबसे 0 ही होगा। नहीं देखो, वो रिंग है, ये एलिमेंट लिया है तुमने डिस्क का एक, मैम अगर एक मैम देखो, अब इसमें क्या है, हमने छोटी छोटी रिंग्स का ऐड ही तो करा है। हाँ छोटी तो छोटी रिंग का। एक रिंग का भी 0 है, कितनी भी रिंग ले लो, कितनी भी बड़ी रेडियस की, देखो कितनी भी वो छोटी रिंग, रेडियस की। सुनो, जो तुमने वो रिंग बनाई है ना, मेरी बात सुनो, जो हम वो रिंग बनाते हैं वो इस तरीके की रिंग होती है जिसमें सेंटर पर कोई मास नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो जो ये रिंग होगी ना, ये ऐसी वाली रिंग्स हैं जहां जो सेंटर में भी बिल्कुल एक पॉइंट मास दे रहा होगा। क्या डिस्क ऐसी होती है कि बीच से छोटा भी होल मिलेगा? नहीं होती ना, उसमें सेंटर मतलब कहीं पे भी उसमें होलो पार्ट नहीं है। तो कोई भी रिंग जो होगी वो स्मॉलेस्ट रिंग ऐसी होंगी कि वो एक दूसरे को कन्फाइंड कर रही होंगी, तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं बन पाएगी। मतलब इस तरीके से डिजाइन होती है ना, मतलब ये स्मॉलेस्ट जो रिंग है उसका, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मतलब वो मान लो जो सबसे छोटी रिंग है वो इतनी सी है, अब मान लो वो उसका सेंटर इतना स्मॉल है कि तुम्हें यहाँ से सेंटर से थोड़ी सी दूर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, समझ रही हो? तो मतलब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड कर दोगे ना तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी सबकी वजह से। मान लो जो सेंटर वाली रिंग है उसकी वजह से सेंटर पे 0 हो गया, ठीक है, मतलब सॉरी, जो दूर वाली रिंग्स हैं उनकी वजह से सेंटर पर 0 हो जाएगा। पर जो जो बिल्कुल सेंटर पे ही जो स्मॉल रिंग है वो तो ऐसा काम कर रही होंगी ना कि उनकी सरफेस पर कितना वो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उनकी क्या पता वो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा हो, क्योंकि उनका रेडियस बहुत स्मॉल हो जाएगा ना, जो सेंटर वाली रिंग है, तो वो क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैम ऐसे डायरेक्शन, 0 नहीं है। डायरेक्शन क्या दीपांशी होगी? है? मैम डायरेक्शन क्या होगी इसकी? यस मैम। राइट लेफ्ट। तो मैम एक और भी तो है कि अगर किसी भी चीज के अंदर अगर हम मतलब उसके सेंटर पे निकालते हैं इनसाइड, तो वो 0 ही आती है। किसी भी पे थोड़ी होता है, वो तो मतलब डिपेंड मैम करता है ना। आप कह रहे हो कि जो रिंग छोटी छोटी होते हुए पॉइंट बन जाएंगी, तो मैम उस पॉइंट के भी सेंटर पे 0 ही होगी। नहीं देखो, वो तब होता है जब किसी रिंग का रेडियस बड़ा है तब उसके सेंटर पे 0 होगी। अब वो रिंग ही इतनी सी है, ठीक है, अब मान लो ये एक रिंग हो गई, एक ये रिंग हो गई, ये रिंग हो गई। अब जो सेंटर वाली रिंग है ये इस तरीके से होंगी ना, इसके सेंटर पे तो 0 होगा, बट जो ये सेकंड रिंग है, ये सेकंड रिंग का ये सेंटर जो है ये R बन रहा हो, ये समझ रहे हो? इस तरीके से होता है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर जो आएगा वो 0 तो नहीं आएगा,
बाय मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है कि जीरो नहीं है। एंड मैम डायरेक्शन राइट लेफ्ट किसकी डायरेक्शन? वही पर सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक सेंटर पे फील्ड की। फील्ड आएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? हाँ सेंटर पे अगर फील्ड आएगी तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए भाई? आई एम नॉट डिफाइंड। प्लस क्यू चार्ज है, नहीं नहीं नॉट डिफाइंड क्यों होगी? मान लो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से क्या होनी चाहिए? डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्स, अगर हमारी विंग वाई एक्सिस में है तो डायरेक्शन जो आनी चाहिए वो एक्स एक्सिस में आनी चाहिए, परपेंडिकुलरली। एक्स एक्सिस में डायरेक्शन आनी चाहिए। मैम राइट लेफ्ट एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगी ना, अगर पी पॉइंट, अगर अच्छा ये तो पी पॉइंट था तब था एक्स एक्सिस में। अगर सेंटर पे है आउटवर्ड्स तो नहीं आएगी भाई, इन द प्लेन ही रहती है। मैम इसका कर तो दो देखना जीरो ही पड़ेगा। कर दो मैम। नहीं नहीं जीरो क्यों होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ओके मैम मैं और जगह चेक करके आता हूँ। नहीं सेंट कहीं ऐसा है क्या, कहीं पे सेंटर पे जीरो आई है डिस्क का? मैम मैं तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च करा अभी उस पे तो डायरेक्ट वो जीरो बता दिया उनका। सेंटर पे जीरो ही बता दिया? हाँ डायरेक्ट उसने बता दिया, वो वैसे गलती बताता है, उस पर तो मैं विश्वास नहीं करता। नहीं नहीं भाई सेंटर पे जीरो नहीं होता, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही जीरो नहीं बन रही है। बाकी इतना तो नहीं, सेंटर पे जीरो नहीं बनेगी। बाकी इसका जो एक बार मैं भी चेक कर लूंगी कि डायरेक्शन का क्या रहेगा, बाकी मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा भाई। ठीक है, दीपांशी के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो इजी इजी है वैसे तो। एक वोल्टेज है, ऑल्टरनेट वोल्टेज है, ठीक है, अल्टरनेटिंग, सॉरी नॉट अल्टरनेट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, साइन 100 पाई टी। पहले एक बार इस इक्वेशन को समझते हैं कि ये इक्वेशन क्या कहती है। देखो कोई भी जब अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। इसमें वी नॉट कौन सा करंट होता है, सॉरी वी नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? पीक वैल्यू। यस मैम। यस मैम। वी नॉट इज पीक वैल्यू, ठीक है। V क्या है? उस टी टाइम पर उस V की उस वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, है ना। उस टी टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, करेक्ट, वो V की वैल्यू बताएगा। ये VT है ना, VT का मतलब है कि किसी टी टाइम पर उस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वैल्यू है वो VT है। और 220 तुम्हारी है पीक वैल्यू, ठीक है। ये पीक वैल्यू मतलब कि मान लो तुम्हारी ऑल्टरनेटिंग करंट है वो 0 से लेके 200 तक वेरी कर रहा है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसका 200 तक जा रहा है, 0 से 200। तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, मैक्सिमम 220। अब 0 से 220 हर टाइम पर कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, तो वही है VT। तो VT गिवन है तुम्हें इतना, ठीक है। अब बोला है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के साथ जुड़ी हुई है, ये वोल्टेज सभी सॉल्व करेंगे। अब रेजिस्टिव जो सर्किट है इसका लोड जो है वो 50 ओम है। अब पूछा है द टाइम टेकन फ्रॉम फॉर द करंट, मैं लिख देती हूँ। टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ पीक वैल्यू टू पीक वैल्यू, मतलब पहले तो हमें करंट की पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो करंट की पीक वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? करंट की पीक वैल्यू क्या हो जाएगी? वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस। तो यस मैम। वोल्टेज का पीक है हमारे पास 220, रेजिस्टेंस मेरे पास 50 ओम। एक सेकेंड, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो ये हो गया V बाय आर, आई है ना, 220 ही है ना, हाँ 220 है, 220 अपॉन 50, तो कितना बन गया ये? आई पी का मैक्सिमम वैल्यू 22 बाय 4.4। 5, 22 बाय 5 कितना बनेगा? 4.4 आ गया, है ना, एम्पियर। मतलब ये मेरी पीक वैल्यू है। अब दूसरा इसने हाफ ऑफ द पीक, मतलब पीक का हाफ, तो पीक का हाफ कितना बन जाएगा भाई? 2.2 एम्पियर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो ये पीक वैल्यू है ये मैक्सिमम आई है 4.4, मतलब ये पूरा टी टाइम कंप्लीट हुआ होगा, मतलब जो भी पूरा टाइम पीरियड है तुम्हारे इस ऑल्टरनेटिंग साइकिल का, अगर मैं करंट के लिए ड्रॉ करती हूँ
तो ये पूरा वन टाइम पीरियड में जो करंट है मैक्सिमम हुआ होगा 4.4 एम्पियर, है ना। तो पहले निकालो कि मेरे पास वन टाइम पीरियड में ये 4.4 जो करंट बढ़ा है इसका टाइम पीरियड कितना है। तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन भी क्या बनेगी भाई, आई टी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई नॉट कितना है, 4.4. ठीक है, आई टी है हमारा 4.4। ठीक है, ये मेरा 4.4 साइन 100 पाई टी। अब मुझे इसमें टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है ना। और हाफ टाइम पीरियड कितना है 2.2, तो साइन 100 पाई टी। और मान लेते हैं मेरा जो किसी टी टाइम पीरियड पे जो करंट है वो कितना है 2.2 है, यानी हाफ। ठीक है, अब ये जो T1 आएगा, अच्छा ये फिर टाइम चेंज हो जाएगा। अब देखो ये आई टी कौन सी वैल्यू है 2.2, और किस टाइम पीरियड पे है, कितने समय पे है T1 पे। मतलब T1 समय में तुम्हारा जो सर्किट में करंट है वो कितना है 2.2 एम्पियर। आई नॉट मैक्सिमम तो 4.4 लिख दिया। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहाँ से T1 की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। T1 कितना आ रहा है, तो देखिए कैसे बना होगा 2.2 अपॉन 4.4 इक्वल्स टू साइन 100 पाई T1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/2। अब मैं साइन को इधर ले आऊं तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 100 पाई T1। 1/2 कितना, कितने पे होता है साइन, Pi/6. 30 डिग्री है ना 30 पे, तो ये बनेगा तुम्हारा 180 डिवाइड बाई 60। ठीक है, पाई/6 इक्वल्स टू 100 पाई T1। पाई से पाई कट गया तो T1, यानी ये तुम्हारा कितना टाइम आ गया 1/600 सेकेंड्स। ठीक है, तो मतलब इतने सेकंड में तो तुम्हारा जो करंट है वो पीक वैल्यू तक जा रहा है, क्योंकि मैंने फाइनली आई टी कितना लिखा है पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू पे तो इतना आया। ठीक है, अब देखो ये हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, अब मुझे चाहिए कि पीक वैल्यू पे कितना गया। तो सेकंड केस देखो, अब फॉर्मूला क्या था आई टी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा 100 पाई है टाइम, तो मतलब मुझे अब टी टाइम निकालना है। आई टी क्या लेके चल रहे हैं, मुझे पूरा पीक करंट चाहिए यानी 4.4। पीक करंट आई नॉट भी 4.4 है, तो साइन 100 पाई टी। अब यहाँ से पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड आ गया, कितना साइन की वैल्यू 1 कितने पे हो जाती है पाई/2 पे। हाँ, तो ये पाई/2 हो गया इक्वल्स टू 100 पाई टी। सॉल्व कर लो बस अब इसको, ये टाइम पीरियड कितना आ गया 1/200। तो मतलब इतना समय लग रहा है पूरी एक कंप्लीट साइकिल में, आधी साइकिल में 1/600 लग रहा है। दोनों का डिफरेंस कर लेना, तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये जो पूछा है टाइम टेकन। ठीक है, तो इसी ये इक्वेशन है, ये इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे किसी भी टी टाइम के लिए। क्लियर है दिवांशी, Yes, ma'am. बाकी के बच्चे तो किसी भी टी मैम टाइम पे। हाँ मैम मुझे वो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन वाला क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो पूछो पूछो। मैम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, हाँ आ रही है मैम आ रही है। न्यूक्लियन पे इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ था मैम, उसकी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फिर 1 फोटोन निकलता, वो समझ नहीं आ रहा मैम। कैसे एनर्जी, कैसे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ ये तो मैम बताओ। कल क्वेश्चन आया था कि एक न्यूक्लियन है, उस पे एक न्यूट्रॉन को ऐड करा जाता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है, हम्म, और फिर जब वो ऐड न्यूक्लियन पे, होता है न्यूक्लियन न्यूक्ल न्यूक्लियन हाँ, कैसे, न्यूक्लियन तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों हो गए ना, किस पे, न्यूक्लियन इन न्यूक्लियंस पे तो पे। न्यूक्लियन तो कभी मूव ही नहीं करते, बहुत मॉडर्न में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मैम उसमें न्यूट्रॉन ऐड करा जा रहा है न्यूक्लियस में।
क्वेश्चन भेजो। मैम 2 ठीक है, मिनट। एक सेकेंड, अब इतने बात करते हैं। दीपांशी तुम्हारा जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये क्या है, ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पास थ्रू ए पोलराइड ए एंड देन थ्रू द अनदर पोलराइड बी। मतलब दो पोलराइड है, देखो ये बहुत अच्छे से समझाया था मैंने वेव ऑप्टिक्स में, पोलराइजेशन में, कि हमारे पास दो पोलराइड हैं ए एंड बी। जब भी इसमें हमारे पास ए पर जब भी कोई भी इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है, मान लो आई नॉट, ठीक है, बाहर जाके कितना, अब आई नॉट से जो वैल्यू निकलेगी वो कितने टाइम्स हो जाती है भाई, बताओ, कौन बताएगा? I0/2 फॉर्मूला बताओ क्या होता है? I0 cos स्क्वायर फाई ऐसा कुछ होता है। मालिस मॉलेस लो। लॉ से, हाँ मेलिस लॉ से होता है। इसमें जब भी आई नॉट पड़ता है किसी भी पोलरॉइड पे, फाइनली यहाँ से जो भी हमारी इंटेंसिटी निकल के जाती है वो डिपेंड करती है पोलराइजेशन एंगल पे, क्योंकि आई नॉट जो इंटेंसिटी है इसमें हमारे पास दोनों तरीके के वेक्टर हैं, दोनों तरीके के मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं, इस तरीके से वाले भी और इस तरीके वाले भी, दोनों वाले हैं। अब पोलराइड सिर्फ उसको पास करता है जो इसके एक्सिस के अलोंग होता है ना, जो इसके एक्सिस के अलोंग होगा उन्हें ही पास करेगा। तो यहां से कितना हो गई आई नॉट, उसके बाद अब बी पे गई, तो बी कितने पे ओरिएंटेड है, बी और ए में जो है वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, बी और ए में जो है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब यहाँ पर दोबारा जब कॉस की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 45 रख दोगे, और जो तुम्हारी इंटेंसिटी है आई नॉट वो और डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेलिस लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दीपांशी, ओके यस मैम। मेलिस लॉ एक बार पढ़ लेना, फॉर्मूला क्या होता है उसका, कॉस पे डिपेंडेंट होती है, तो आई ओके इक्वल मैम। आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मेलिस लॉ पे। आई नॉट क्या है, वो इंटेंसिटी जो तुमने स्ट्राइक कराई है, आई क्या है, जो तुम्हें मिलेगी। ठीक है, जो तुम्हें मिलेगी ये वैल्यू होती है। ओके मैम। ठीक है, तो देखो अब ए से पास करोगी तो सिंपल सी बात है, ये आधी हो जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों में तुम्हारे जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर भी हैं और इन द प्लेन भी हैं, तो ये एक ही कोई पास करेगा। ठीक है, तो ये तो आधी हो जाएगी आई नॉट बाई 2। अब जो सेकंड वाला है इसमें सिर्फ आई नॉट बाई 2 स्ट्राइक करी है, फाइनली ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है, तो इसका आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट तो आई नॉट बाई 2 है, I0 कॉस by का 4। एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आई नॉट बाई 4। गलत है क्या ये आंसर? मैम सही है। हाँ, तो ये कॉस स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो थीटा क्या है, अब समझो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू पोलराइजेशन। मतलब जो भी दो पोलराइज्ड रखे हैं, तुम्हारे पोलराइजर रखे हैं, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो पहले और दूसरे के बीच में 45 डिग्री का बना है। तो इन सेकंड केस में तुमने 45 डिग्री रख दिया। अब फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या है, आई नॉट है और ये फर्स्ट पोलराइजर है। अब फर्स्ट पोलराइजर का काम क्या होता है, ये अगर सिंपल सीधा भी रखा है ना, अब इसकी डिग्री चेक करते हैं आई नॉट के साथ। अब आई नॉट जो है अनपोलराइज्ड लाइट है, तो दोनों वेक्टर हैं, एक वेक्टर को कट कर देगा और उसको कट करेगा जो इसके परपेंडिकुलर पे होगा, उसको पास कर देगा जो इसकी एक्सिस के अलोंग होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आधी हो जाती है, आधी लाइट को कट कर देता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा है ये भी बहुत इजी है। ठीक है, इसमें एक्सीलरेशन निकाल लो, टोटल एक्सीलरेशन, फोर्स है, एक्सीलरेशन आ जाएगी। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो सबके लिए है। मान लो ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का, ये 2 kg का, इसको 80 न्यूटन से पकड़ के हम लोग खींच रहे हैं। अब यहाँ पर जो टेंशन है T2 है, यहाँ पर टेंशन T1 है, दोनों फाइंड करो जल्दी से। देखो अब एक्सीलरेशन निकाल सकती हूँ मैं, नेट फोर्स, देखो टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, याद रखो टेंशन इज इंटरनल फोर्स जो कट जाएगी, एक्सीलरेशन हमेशा टोटल मास, सॉरी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स 80, टोटल मास कितना हो गया 5 6 7 8 9 10, तो 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मान लो यहाँ से इस ब्लॉक को 80 से खींच रही हो, यहाँ पर T2 टेंशन लग रही है, ये ब्लॉक कितने से एक्सीलरेट करेगा 8 से, तो यहाँ से T2 निकाल लो। 3 वाले को T2 यहाँ से खींचेगा और T1 यहाँ से, और एक्सीलरेशन कितने से करेगा 8 से। T2 तुम फर्स्ट वाले से निकाल लोगे, जैसे 80 माइनस T2 इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो 80 माइनस T2 इंटू 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना निकाला भाई 8, तो 16 हो गया।
तो T2 कितना आ गया, निकाल लो। 64। हाँ, तो ये 64 न्यूटन आ गया। ऐसे ही बस सी ब्लॉक पे लगा देना। सी ब्लॉक में क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 3A, 3 यानी 3A 24। ठीक है, T2 निकाल लिया, T1 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक वाला बेसिक क्वेश्चन है एकदम। याद क्या रखना है, एक्सीलरेशन जो है वो कॉमन रहेगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक ही लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके क्वेश्चन की। कृष्ण ने कुछ भेजा है शायद, एक सेकंड। कृष्ण तो नहीं है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, ये बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करो भाई इसको, ये बताएगा, इसको वरुण बताएगा। वरुण बता, ये बाइंडिंग एनर्जी का है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस, मतलब हमारे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है कि एक न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। पहले तो देखो सुनो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। अब इन न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, बांध के रखने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जो इन न्यूक्लियॉन्स को बांध के रख रही है न्यूक्लियस में, उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोला गया है। ठीक है, अब पर न्यूक्लियन क्या हो गया कि मेरे पास मान लो इसके अंदर 6 न्यूक्लियॉन्स हैं, मैंने जो भी बाइंडिंग एनर्जी थी उसको 6 से डिवाइड कर दिया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गई मेरे पास। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट ऑब्जर्व्स अ न्यूट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो न्यूक्लियॉन्स में हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीज होती है। अब इसने बोला कि इसने एब्जॉर्ब कर लिया एक न्यूट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब कन्वर्ट हो जाता है ये एंड कन्वर्ट्स इनटू वाई emitting a photon of energy. It's a neutron moving. अच्छा, it absorbs a neutron moving with kinetic energy and neutrons. If the binding energy per nucleon of Y is found to be this. बता भाई कैसे करेंगे इसको, वरुण बताओ कैसे कर सकते हैं। मैम वो मास डिफेक्ट निकाल के वो मैं तो डिवाइड कर देता था, उससे बाइंडिंग एनर्जी निकल जाती थी, वो सब लगा देता हूँ मैं तो। यहाँ पे मास क्वेश्चन ही डिफेक्ट समझ कैसे नहीं आ रहा, लगाओगे, क्वेश्चन ना ही तो शो कर दो आप। मास डिफेक्ट कैसे लगाओगे, यहाँ पे ना तो तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, कौन सा है ना, कुछ भी नहीं है। मैम एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा वो कर देना। सेंड करती हूँ, रुक जाओ ग्रुप पे, डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे भेजा है। इतने मैं अपने लैपटॉप का कुछ करती हूँ। अमित तुमने जो बोला है ना कि मैडम बेसिक कैपेसिटर्स का और उसका रिवाइज करा दो, देखो मैं वो बेसिक रिवाइज करा चुकी हूँ, जो भी बेसिक्स होते हैं कैपेसिटर्स के। अगर तुमको उसमें थोड़ा सा ज्यादा इशू है तो तुम ना एक लेक्चर देख लेना कंप्लीट, जब ये क्लास में कराए थे, या फिर किसी अच्छे टीचर की 2 घंटे में जिन्होंने पूरा कैपेसिटर कंप्लीट कराया हो, एक बार वो लेक्चर देख लेना। ठीक है, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई क्या कह रहा है। पर न्यूक्लियन ऑफ ए फिक्स्ड न्यूक्लियस, एक सेकंड रुक जाओ। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फिक्स्ड न्यूक्लियस, binding energy of any nucleus is 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ऊपर ये क्या है भाई, इसका मास नंबर, ऊपर क्या होता है मास नंबर। देखो यहाँ पर एक चीज देखो, तुम्हें एक्स इसको ऐसे समझते हैं
XA दिया हुआ है, ये तो बड़ा परेशान कर रहा है आज, 1 सेकंड देना जरा को। लग गया, चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, XA एक न्यूक्लियस है जिसकी बाइंडिंग पर एनर्जी जो है वो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखो मुझे इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी मुझे अगर इस न्यूक्लियस की निकालनी है ऑफ X, तो ये तो पर न्यूक्लियन है ना, ये तो पर न्यूक्लियन है। अब न्यूक्लियन क्या है भाई, ऊपर जो मास नंबर होता है यही, अगर मैं इस मास नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं किससे, न्यूक्लियन से, तो ये मेरे पास इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आ गई 6A, है ना। यस मैम। ठीक है, अब क्या बोला है कि जब इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसके बाद मेरा एक न्यूक्लियस बन जाता है जिसे हमने वाई बोला है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, अब वाई का एक न्यूक्लियस बन गया, अब इस वाई न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी वो मुझे फाइंड करनी है। अब इजेक्ट क्या हुआ है, इजेक्ट क्या हो गया हमारा एक, भाई जब वो टकराया है इससे न्यूट्रॉन, तो हमारा बन क्या गया, हम वाई दे रखा तो वाई बन गया। नहीं वाई बन गया, बट निकला क्या है, एक फोटोन निकल गया जिसकी काइनेटिक, जिसकी एनर्जी कितनी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वाई की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है वो हमें निकालनी है, तो कितनी पहले कितनी थी 6, ठीक है। अब इसमें एंट्री किसने करी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन ने, जिसको इसने अब्सॉर्ब कर लिया, तो बाइंडिंग एनर्जी वाई की कितनी बनेगी भाई, एक तो निकल गया 6 माइनस 2 प्लस 1, ये बन गई वाई की बाइंडिंग एनर्जी। भाई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गया, 2 इसमें एंटर कर गया। हम -2 क्यों करा, फिर +2 करना चाहिए था ना। +2 क्यों करेंगे, देखो मेरे पास जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इन न्यूक्लियॉन ये जब फ्री स्टेट में है तो इनके पास कुछ एनर्जी होगी। अब मान लो मेरे को ये बाइंडिंग स्टेट में करने हैं, तो इनका मास क्या हो जाता है, मान लो अब मेरे को ये बाइंडिंग फोर्स मैंने किसी न्यूक्लियस के अंदर बांध दी है, अब इनका जो मास आता है वो कम आता है ना, कि मास मेरा जो हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनको कलेक्ट करने के लिए कुछ एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, कुछ एनर्जी कम हो गई। ठीक है, अब मान लो वो एनर्जी कम हुई, अब मान लो एक इसमें न्यूट्रॉन और आके शामिल हो गया, एक न्यूट्रॉन और इसमें आके शामिल हो गया, तो बाइंडिंग एनर्जी जो नेट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। तो इसलिए 6 माइनस 2 और जो हमने बाहर निकाला है उसको ऐड कर देंगे, तो 6 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी, हाँ मैम इसमें मैं तो एनर्जी कंजर्व करके कर रहा था, इनिशियल और फाइनल करके, तो उसमें 6A+1 आ रहा था, और इसके हिसाब से 6A मतलब 6A-1 होगा। नहीं ए तो 6 ही है, 6A है ना ये, हाँ तो ये 6A माइनस 2 प्लस 1 यही तो बनेगा। अब यहाँ से तुम इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 6A माइनस 1, हाँ ये 6A है तो ये 6A के साथ आएगा, तो ये Y की बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब Y का क्या पूछा है, मैम पर न्यूक्लियन पूछा है तो A+1 से डिवाइड दे देंगे। हाँ ठीक है, तो ये एनर्जी आ गई। अब पर न्यूक्लियन पूछा है, पर न्यूक्लियन ये कितना हो जाएगा बताओ, इसके पास कितने न्यूक्लियन थे, एक और ऐड कर दिया, तो टोटल न्यूक्लियन Y के पास कितने हैं, A+1, तो मतलब A+1 से डिवाइड कर दो, तो अब ये Y की क्या एनर्जी आ गई पर न्यूक्लियन। तुमने क्या किया होगा, हाँ मैम इसमें ना जैसे रेडियो एक्टिव में क्वेश्चन करते हैं ना कि X था फिर Y बन गया एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके, तो वहां से एनर्जी कंजर्व करा था, तो एनर्जी कंजर्व करते वक्त मैम जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 6A+1 आ रहा था। 6A+1 प्लस का 1 आ रहा था। हम जैसे नहीं, रेडियो एक्टिव की इक्वेशन लिखते हैं ना, वैसे ही मैम पहले X था फिर N इसमें ऐड हुआ तो Y बन गया और इधर फोटोन निकल गया, तो एक इक्वेशन बनी थी। तो देखो इनिशियल फाइनल मैंने तुम्हें वो उसमें ये भी बताया था
क्वालिटी वाला भी नहीं, सॉरी, उसमें मैंने ये बताया था कि जब मास रिड्यूस होता है तो उसमें प्लस ई आता है कि माइनस ई बनता है, उसका भी देखना कि एनर्जी घटेगी कि एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, बाइंड एक एक्स के पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 6a है। अब यहाँ पर तुमने इसका मास बढ़ा दिया ना, अगर देखा जाए तो न्यूक्लियन का तुमने साइज बढ़ा दिया, तो बाइंडिंग यस एनर्जी घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए ऑल ओवर, मुझे इतना बताओ। मैम, वो घटनी तो चाहिए घटनी चाहिए। ना, घटनी चाहिए ना, तो बस इसलिए 6a माइनस बनाएगा। कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी +1 तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी तुम लगा सकते हो कि भाई बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स के हिसाब से अब बढ़े। जब मैंने तुम्हें फिजन और फ्यूजन कराया था कि बाइंडिंग एनर्जी घटेगी, कौन से में एक्सो होता है, कौन से में एंडो होता है, मुझे बताओ। जब हमने फिजन वाला किया था, फिजन में क्या, फिजन में पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, यस मैम। फिजन में पार्टिकल अलग अलग टूट जाते हैं, ठीक है, और छोटे में बन जाते हैं, तो बाइंड तो एनर्जी निकलती है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं। एक बार वो लेक्चर भी दोबारा से देखना, एक्सो और एंडो वाला, कि एनर्जी निकलेगी कि बढ़ेगी, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आते हैं। बेसिक एक बार पढ़ने पड़ेंगे भाई, रिवाइज कर लो एक बार, क्योंकि अगर ओके। ऐसे ही तुक्के लगाते रहेंगे ना तो नहीं बन पाएगा। अगर नहीं आता तो वो लेक्चर एक बार देख लेना जहाँ पे मैंने एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब वाला कॉन्सेप्ट कराया था कि बढ़ेगी कि घटेगी। ठीक है, तो सिंपल, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो यहाँ से खुद देख लो कि भाई किसी न्यूक्लियस का साइज इतना है, उसमें और तुमने ऐड कर दिया पार्टिकल, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी तो क्या होनी चाहिए, ऑल ओवर घटनी चाहिए। तो बाइंडिंग एनर्जी घट गई क्योंकि साइज बड़ा हो गया न्यूक्लियस का। ठीक है, तो अब वो एनर्जी को कहीं ना कहीं लूज भी तो करेगा। अब एक बात बताओ, पहले से उसने 6 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना था, सपोज कर लेते हैं ए की वैल्यू 6 है, पहले उसने 6 न्यूक्लियन को बांध के रखना था, अब 7 को बांध के रखना है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लूज भी तो करेगा, तभी तो मतलब मास को लूज करेगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यानी बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, घट जानी चाहिए, तो इसलिए 6 मैम, यस मैम। माइनस बनाया है। ठीक है, ओ, ठीक मैम। एक बार वो पढ़ लेना, अगर नहीं भी है तो हम जब न्यूक्लियॉन्स वाला पढ़ेंगे तो उसमें हम एक बार डिस्कस कर लेंगे ये वाली चीज। आई होप अब किसी का डाउट नहीं है, अगर किसी का है तो मैम बोलो। है हाँ पूछता हूँ वरुण, मैम, रुक जाओ। हाँ वरुण बोल दूंगी, मतलब मैम एक आराम तो से। मैंने पहले भेजा हुआ था वो भी है, मतलब वो नहीं तो क्लियर नहीं हुआ। एक एक था इक्वेशन वाला, देखना एक बार, आपको दोबारा भेजूं? नहीं नहीं, तुम्हारा नंबर नहीं। ये हो तो गया था आइसोटोप आइसोबार वाला मैम तो। एक बार लास्ट वाली इक्वेशन लिखना है, बी वाली, बी और सी वाली। बी और सी वाली, हाँ वो जो आपने इलेक्ट्रॉन वो प्लस माइनस करके लिखी थी, न्यूट्रॉन्स वगैरह। एक सेकंड, इसमें अभी भी डाउट रह गया क्या? थोड़ा सा बहुत। पेज लगाने दो। ठीक है भाई, इसकी इक्वेशन लिखते हैं, वरुण की क्या इसमें ए से बन गया हमारे पास बी +2 ऑफ हीलियम 4। अब बी कन्वर्ट हो गया मेरे पास सी प्लस इलेक्ट्रॉन का -2 इंटू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो अब इसमें क्या है, आंसर है हमारा ए और सी जो है वो आइसोटॉप्स हैं, मतलब दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, प्रोटॉन के नंबर सेम है। देखो जब बी बना होगा तो इसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन्स कम हो गए और 4 मास, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स निकल गए, यहाँ से हीलियम निकल गया तो 2 प्रोटॉन कम हो गए। तो बी के पास क्या बनेगा, बी कितना बनाना चाहिए हमें, मान लेते हैं ये हमारा एक्स है, ये वाई है, तो ये कितना बना x-2 और ये बना y-4। ठीक है, बी भी x-2 और बी ये बना ये y-4। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो इसका मतलब हमारे पास चार्ज डिसबैलेंस हो गया। सी पर चार्ज कितना बनेगा, देख, अगर ये चार्ज यहाँ पर मास तो इसका यही रहेगा y-4। ठीक है, मास में कोई फर्क नहीं आया।
ये एज इट इज रहेगा। अब सी में देखो, अब क्या करना चाहिए कि हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स है, क्या इनमें फर्क आएगा? एक चीज देख, अगर मैं सी को यहाँ पर लिख देती हूँ सीधा का सीधा x-2, ठीक है, ये सीधा का सीधा अगर x-2 लिख देते हैं, तो इसका मतलब सी कैसा पार्टिकल है? सी के पास सी कैसा पार्टिकल है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इसके ऊपर प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज हो 2 गए ना। प्लस। हाँ, मतलब सी के पास 2 प्लस प्लस चार्ज हो गए, मतलब मेरी इक्वेशन मास में तो बैलेंस हो गई, ठीक है, चार्ज में भी बैलेंस करनी होती है। जब ये इक्वेशंस लिखते हैं चार्ज और मास बैलेंस, मतलब ये तो ठीक है, पूरी इक्वेशन तो बैलेंस हो रही है, ठीक है, कि E-2 और यहाँ पर इसके पास +2 है। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको देखती हूँ, अब यहाँ पर अगर x-2 लिख दिया तो मेरा चार्ज में कंजर्वेशन नहीं आया। चार्ज में कंजर्वेशन लगाने के लिए यहाँ पर अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं ना, तो मेरे को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर देखो x-2, ये y-4, c क्या हो गया, x-2, ये x हो गया, मास इसका अभी भी y-4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से। अब ये मैम, देखो हाँ, इसमें जो बी के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी शो नहीं करे, तो सी के इलेक्ट्रॉन भी शो नहीं कर रहे हैं, बट सी के कम है, ऐसा भी तो मान सकते हैं। कैसे? मतलब बी के इलेक्ट्रॉन्स इसमें शो नहीं कर रखे हमने कितने हैं। बी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हाँ। देखो ये पहले जो ये ए दिया हुआ है ना, ये यहां से पता चलेगा, ये अभी तुम्हें एक एटम दिया हुआ है ये, ठीक है, ये आयन नहीं है, दिस इज एटम, ये एटम है। अब ये जब बी बना तो भी ये एटम ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर चार्ज बैलेंस है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के गया है, मतलब बी जो है ये भी एक एटम है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर है, क्योंकि हीलियम में सिर्फ मेरे पास 2 प्रोटॉन निकले हैं, ठीक है, मतलब पूरा हीलियम निकला है, मतलब अभी भी जो बी है ये एक एटम है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होंगे। बट जब बी से जब ये सी बना तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। और इसको ना ऐसे भी समझो, इसको ना ऐसे भी समझ लो, जब Bx-2 गामा-4 सी जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के साथ हम एक इसका पार्टिकल निकालते हैं एंटी प्रोटॉन, ठीक है, एंटी न्यूट्रॉनो, ऐसे करके, जिसका चार्ज इससे अपोजिट होता है, जिसे हम लिखते हैं +2। अगर वो यहाँ नहीं निकाला है ना, तो मतलब तुम्हारा चार्ज कंजर्व नहीं हुआ है। तो वो चार्ज कंजर्व करने के लिए या तो इक्वेशन में तुम्हें एंटी न्यूट्रॉनो एंटी ये जरूर लगाएंगे इस तरीके से। अगर ये नहीं है तो मतलब चार्ज बैलेंस नहीं है, तो वो चार्ज कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे +2, इस तरीके से। तब ये तुम्हारा जो सी का बनेगा ना, ये मतलब सी एक्स सेकंड बन जाएगा। इक्वेशन में तो मास भी बैलेंस नहीं है। किसमें? मास नहीं, बैलेंस नहीं है ना सेकंड इक्वेशन में। मास तो बैलेंस है ना। हम कैसे मैम, इधर इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है। नहीं देख, अब नहीं नहीं नहीं, ये जो +2 है ना, ये प्रोटॉन वाला +2 नहीं है, सुनो मेरी बात। ये जो ये मैंने यहाँ पर ये लिखा है ना, ये x-2 +2, ये वाला ये एंटी न्यूट्रॉनो का 2 चार्ज है, ये जो चार्ज को बैलेंस करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे प्रोटॉन्स और ये जो न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन ए के और सी के जब बराबर हो जाएंगे, ऐसे है ये। मैं वो बोल रहा था, जैसे बी का मास y-4 है, हम्म सी का भी मास y-4 है, हम्म तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन का मास एक्स्ट्रा है ना। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो मतलब उसे लिखेंगे मास कंजर्व नहीं करेंगे मतलब। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ चार्ज लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। वैसे मैम ये पूरा प्योर रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन नहीं हो गया, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स का कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन में। हाँ, ये है तो रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें गलत एंटी हो गया न्यूट्रॉन। ये, तभी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ठीक है मैम। मैम एक कल के टेस्ट का भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। हाँ, कल का टेस्ट डिस्कस तो कर लिया हमने। हाँ उसमें ये छोड़ दिया था शायद आपने। बताओ कौन सा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अल्फा बीटा डीके का है। जैसे पहली इक्वेशन अल्फा डीके है, सेकंड इक्वेशन है बीटा डीके। बीटा डीके होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो वो इस तरीके से होता है कि मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, बट वो एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ा देता है। मेरी बात सुनो, सुन लो, नहीं पता है तो देखो, एक होता है अल्फा डीके। अल्फा डीके में कोई चेंज नहीं आता है, तुम्हारा हीलियम का पार्टिकल निकल जाता है, ठीक है। दूसरा बीटा डीके होता है, एक बार देख लो, क्या पता कुछ नहीं पता होता, एंटी का कुछ भी कर सकती है।
बीटा डीके में बच्चों क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास हमेशा 0 लेके चलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास हम सिर्फ एक चार्ज लेके चलते हैं, ठीक है। जब भी इक्वेशंस लिखते हैं इलेक्ट्रॉन में सिर्फ चार्ज लेके चलो। अब एक बात सुनो, जब भी मान लो किसी एक इक्वेशन से, अगर ये x है ये y है, तुमने कोई पार्टिकल बनाया b और वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब तुमसे पूछा है b का बताओ क्या मास होगा, क्या इसके पास न्यूक्लियॉन्स होंगे, मास रिमेन अनचेंज, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। बात रही इसके एटॉमिक नंबर की, कि एटॉमिक नंबर में क्या होगा, अब मुझे चार्ज कंजर्व करना है तो इसके एटॉमिक नंबर में क्या करूंगी मैं, x प्लस 1 कर दूंगी। ये इक्वेशन होती है बीटा डीके की, देखो ठीक है, ये बीटा मैम इन डीके। सब में एनर्जी भी तो शो करते थे। हाँ वो एनर्जी की बात अलग है, वो तो एनर्जी तो तुम कहीं से भी, जैसे मैंने उसमें सिखाया भी हुआ है, एनर्जी तो निकाल लोगे। ये चार्ज और मास कंजर्वेशन है, डिकेज में हम ये चार्ज और मास कंजर्वेशन से लगाते हैं, ठीक है। तो ये होगा अल्फा डीके बीटा डीके, ये हो गया। तो जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकले तो चार्ज एक ऐड कर देना, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो 2 ऐड कर दिए। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा चार्ज कंजर्व है, ठीक है। ये यस तुम्हारी मैम। बीटा डीके की इक्वेशन है। ठीक है, मैम एक अच्छा भेजा था लास्ट, एक और भेज दिया। छोटा था वो टेस्ट का। हाँ ये छोटा नहीं है, ये मिसिंग वेवलेंथ का क्वेश्चन है, ये तो इसमें पूरा टाइम लेके बताना पड़ेगा ये, है ना। शायद मैम मिसिंग फिर वेवलेंथ, रहने दो, फिर ठीक है, कोई बात रुको रुको रुक जाओ, ए डबल स्लिट ऑफ एब्रेशन बाय वाइट लाइट इफ ए पेन होल इज कन्वर्टेड। ये तो उसका ही क्वेश्चन है मिसिंग वेवलेंथ का। ठीक है? तो मिसिंग वेवलेंथ वाला तुम्हारा एक बार नोट खोल के देख लेना, वहां पर अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं है तो मिसिंग वेवलेंथ वाला टॉपिक हम लोग थर्सडे में एक बार मैं कवर कर लूंगी, क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट है ये, ठीक है। है। ओके मैम। अमित एक चीज मुझे बताओ कि तुम्हें ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर में है या सभी में ही है? मैम कैपेसिटर सेकंड चैप्टर में है बस। बस उसी में ही है? हाँ वन वन में थोड़ी बहुत है, सेकंड और थर्ड चैप्टर में बहुत है मैम। फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला बाकी सब रे ऑप्टिक्स वगैरह सब ठीक है। हाँ तो मतलब एक तुम्हें कैपेसिटर में दिक्कत है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ मैम 2 and 3 यूनिट। हाँ तो कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत है। तो मैं अमित यही बोलूंगी कि अगर तुम्हें लगता है कि जो क्लासेस हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं उसमें तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी एक बार ना, एक दिन जैसे कल जब भी तुम्हारा ऑफ है उस दिन एक दिन बैठ जाना, कोई ऐसी वीडियो देख लेना 2-2 घंटे की जिसमें 2 घंटे में कैपेसिटर कंप्लीट कराया हो, ठीक कंसेप्ट है। में दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट मुझे उसके आते हैं, जो फॉर्मूले वगैरह मैंने लिखे हैं उसमें। बस हाँ प्रॉब्लम की जो क्वेश्चन जो है ना मैम, उसमें कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे लगाना है, कैसे निकालना है उसको सॉल्यूशन, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। एक मतलब मुझे पता है कि इस यूनिट में मुझे दिक्कत है, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या करना है उस पोजीशन पे। देखो कैपेसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल भी मत छोड़ के चले जाना। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2-3 मतलब 8 या 12 नंबर के सवाल 8 या 12 नंबर बन सकते हैं। तो जो चैप्टर शॉर्ट हैं उनको तो हम नहीं छोड़ के जा सकते हमें। मैम नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, मैं ये कह रहा था हाँ कि मुझे अगर फॉर्मूले उसके पता है तो हम्म क्वेश्चन को कैसे लगाना है, वो फॉर्मूला जो है उस नहीं क्वेश्चन। मतलब फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है पर अप्लाई करना नहीं आ रहा है, मतलब तुमने बस फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, वो फॉर्मूले कैसे डिराइव है वो तुम्हें नहीं पता, तभी हम वो क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं। बल्कि कैपेसिटर तो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है कैपेसिटर अमित। या फिर एक काम करो PYQ एक बार लगा के देखो, या फिर कोई क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि मैडम कैसे लगाएं इसमें, वो मैं फिर एक बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस स्ट्रेटेजी से वर्क करना है, ठीक है। एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो किसी क्वेश्चन के साथ, बिना क्वेश्चन के मत आना, ठीक है। हम फिर मैं एक बार देखती हूँ कि किस तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैम मतलब क्वेश्चंस पीवाईक्यू
आपको सेंड कोई कर भी एक क्वेश्चन जिसमें मतलब तुमने PYQ हो या तुमने अटेम्प्ट किया हो, तुम कह रहे हो ना मैडम मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे करना है। हम्म, हाँ, तो कोई भी एक क्वेश्चन जिसमें तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं हो वो हम लोगों के साथ शेयर करो, फिर हम देखते हैं। मैं फिर एक बार देखूंगी कि क्वेश्चन में ही दिक्कत है या फिर आपको थोड़ी सी अभी जरूरत है चैप्टर में पढ़ाई करने की। ठीक है। ठीक। हाँ, देखो पहली बात तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मैडम फॉर्मूले आ गए हैं पर क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा कैसे लगाएं। वो बहुत टफ क्वेश्चन लेवल के होते हैं जिसमें ये दिक्कत आती है। जो जेई के मेंस में क्वेश्चन है ना वो इतने टफ लेवल के नहीं आते, उसमें पता रहता है सीधा कि हम याद हम कर लेंगे या हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है अमित, तो थोड़ा सा तुम्हारा प्रैक्टिस का थोड़ी सी कमी है। ठीक है हम्म। मैम, यही चैप्टर है वैसे, बाकी किसी चैप्टर में यही नहीं 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 नहीं, ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल मत छोड़ के जाना। स्कोरिंग है और इजी भी है। ठीक है। जरूर मैम जरूर। छोड़ के चलो एवरीवन, बाय। अच्छा लास्ट बाय मेरी बाय। बात सुन लो, सुनो सुनो सुनो, एक चीज और सुनो। ये जो वेव ऑप्टिक्स वगैरह है ना, जब वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स चलेगी तब अपनी क्लास जरूर अटेंड कर लेना, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स और मॉडर्न फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स तुम लोगों की थोड़ी जल्दी जल्दी में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो अच्छे से हम क्लास में कवर नहीं कर पाए थे, और वन शॉट वीडियो होगा। जितने भी तुम्हें अब डाउट आ रहे हैं ना इन चैप्टर्स में, मैडम एनर्जी मास कंजर्वेशन ये वो, उस चैप्टर के बाद एक बार भी जब पढ़ लोगे तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा, तुम सीधे एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, तो हम रिवाइज कर लेंगे उसको भी। मैम आज जो क्लास होगी इसमें आप क्या करवाएंगे? अभी चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस। नहीं नहीं, उसमें आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कराएंगे, गैल्वेनोमीटर और मीटर ब्रिज। ठीक है मैम, वो तो नया है ना, उसके अंदर तो कुछ है नहीं ना, कनेक्टेड चाहिए। किसके लिए? मतलब जो गैल्वेनोमीटर और जो वोल्ट मीटर है उसमें तो मैम हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है ना, मतलब पीछे नहीं से। ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और मीटर ब्रिज, यही 3 चैप्टर करेंगे, 3 टॉपिक करेंगे। ये मूविंग चार्जेस अलग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। ओके बाय। बाय मैम।